मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिन क्या होता है बच्चों? रेफरेंस पॉइंट होता है। ओरिजिन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। एंड देन हमने पढ़ा था एक्सिस क्या होती है? रेफरेंस एक्सिस होती है, जो कि तीन एक्सिस होती है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। एंड देन हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या पढ़ा था? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। याद होना चाहिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला आपका था अंडर रूट ऑफ, सपोज आपको कोई डिस्टेंस ए दी है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होती है? स्लोप को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पर सपोज आपके पास पॉइंट P है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्लोप। P और Q को हमने मिलाया तो आपकी ये बनी लाइन, ये लाइन बनी। ठीक है, P और Q को हमने मिलाया तो ये लाइन बनी। इस लाइन को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ऐसे लाइन ये पीछे की तरफ आ जाएगी। ये नीचे की तरफ y डैश हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा। सो ये लाइन जो है ये एंगल बना रही है थीटा। ये जो एंगल बना रही है लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बना रही है थीटा, इस थीटा का tan यानी कि tan थीटा आपका क्या होता है? स्लोप। tan थीटा क्या होता है? स्लोप। सो स्लोप क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा हूं तो स्लोप इज द tangent of any angle, tangent of any curve with positive x axis in the direction of anti-clockwise direction, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो जो यहां से थीटा आता है x एक्सिस से, उस थीटा का tan थीटा जो है वो आपका स्लोप होता है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? m से। अब हम इस स्लोप को निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमने देखा था ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 डिस्टेंस होगी एंड ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक x2 डिस्टेंस होगी। So x1 is the distance measured along x axis and from y axis. x2 is the distance along x axis and from y axis. Similarly, y1 is the distance measured from x axis along y axis. So this is y1 and this distance is y2. This distance is y2. This distance is y2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक y2 है। अगर ये x2 है आपका और ये x1 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ? बचा हुआ कितना हुआ? जल्दी बोलेंगे, जल्दी। ये हुआ कितना? x2 माइनस x1। ये कितना हुआ बच्चों? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हुई? y2 माइनस
थीटा होगा। ये कौन सा लो लग रहा है? अगर ये ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों कैसे है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसे करेस्पॉन्डिंग एंगल है। आप सब आपने पढ़ा था ऐसे लाइन थी और ये एंगल, अब इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। पढ़ा था ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। तो थीटा एंगल आपके पास आया। सो ये थीटा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस सी, ठीक है। इधर ध्यान से देखेंगे थीटा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर आपका है y2 माइनस y1। बेस कितना है? x2 माइनस x1। बेस कितना है? x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 को मैं लिखता हूँ del y अपॉन del x। सो ये आपकी स्लोप आई। सो स्लोप कुछ नहीं है, अगर हम आसानी से समझे कि स्लोप क्या है तो स्लोप x एक्सिस से किसी भी लाइन का, x एक्सिस से किसी भी लाइन का जो झुकाव है वो है उसका थीटा, उस थीटा का tan थीटा क्या कहलाता है? आपका स्लोप कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया होगा स्लोप क्या होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा ओरिजिन पढ़ा, एक्सिस पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि किसी भी कोई भी कर्व है, उस कर्व की अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट मतलब स्पर्श करके उसको छू कर जाने वाली जो लाइन होती है वो लाइन, ठीक है। सो ये लाइन है, इस लाइन का जो थीटा है, इस थीटा का tan थीटा आपका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। हमने कैसे फाइंड किया? ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x1, y2 है, x2, y2 है। सो हमारे पास यहां से डिस्टेंस आई x2 माइनस x1 और यहां ये डिस्टेंस हमारे पास आई y2 माइनस y1। सो यहां से हमने tan थीटा निकाला del x del y अपॉन del x, ठीक है। सो स्लोप का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सब हम कहां पढ़ रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। गाइस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी फॉर्म होती है, लेकिन हम एक ही फॉर्म पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगी। लेट्स सी वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद रखेंगे y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c where m is equal to slope of line। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। c क्या है बच्चों? y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि सिंपली line between two points. This is straight line, this is straight line, this is straight line, this is straight line, this is straight line. This is not a straight line. This is not a straight line. This is a combination of straight line. This is straight line. This is straight line. So straight line का मतलब है it is the minimum distance between two points. It is the minimum distance between two points. ये आपकी straight line होगी, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास है। अब इक्वेशन हमें क्या बताती है? यहाँ क्या इक्वेशन हमें क्या बता रही है? यहाँ ध्यान देंगे। हमारे पास है y is equal to mx plus c। मैंने बोला y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि y एक्सिस के ऊपर ये लाइन कैसे काटेगी। यानी कि इस लाइन, कोई भी लाइन में उसकी चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लाइन कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। मींस देयर आर 4 possibilities of
थीटा 1 है, इसका एंगल मान लेते हैं ये एंगल है थीटा 2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। और लेस देन 90 डिग्री इसका मतलब tan जब 90 डिग्री से छोटा होगा, tan जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी, लेकिन लेस देन पॉजिटिव होगी, लेकिन आपकी ओके वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन है आपके पास में या ये लाइन है तो इन दोनों का थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है, अगर आपकी स्लोप लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, अगर लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं m1 m2 आपकी जो है वो पॉजिटिव है, तो आपकी लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है सर, फर्स्ट या सेकंड तो हमें पता चल गया, लेकिन फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे दोस्तों कि फर्स्ट होगी या सेकंड होगी। हमें ये तो पता चल गया कि अगर थीटा पॉजिटिव है, क्यों थीटा पॉजिटिव है, थीटा अगर 90 से छोटा है तो tan 90 से छोटा होता है तो पॉजिटिव होता है। याद करो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में सेक कोस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ध्यान देंगे तो m1 m2 से हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड लाइन हो सकती है। ठीक है सर, अब फर्स्ट होगी कब होगी और सेकंड कब होगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरसेप्ट जो आ रहा है, ये पॉइंट जो आपके पास आया हुआ है 0, -c, और ये जो लाइन कट कर रही है, ये लाइन इधर वाली, ये जो फर्स्ट लाइन जो पॉइंट कट कर रही है वो आएगा 0, c। अब इसका मतलब m1 लाइन फर्स्ट होगी या सेकंड होगी, सो लिखेंगे हम if c पॉजिटिव, if c पॉजिटिव देन लाइन होगी आपकी फर्स्ट, if c नेगेटिव देन आपकी लाइन होगी सेकंड। तो बच्चों को समझ आया होगा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। हमने इक्वेशन ली थी इसकी स्टैंडर्ड y mx + c, यहां m आपकी स्लोप थी, c y इंटरसेप्ट था। y इंटरसेप्ट का मतलब ये y एक्सिस को कहां पर लाइन कट करेगी। सो अगर m1 और m2 आपकी स्लोप पॉजिटिव है, लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, तो आपकी लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। ठीक है, अब आपको c देखना होगा, c आपका पॉजिटिव है तो लाइन फर्स्ट होगी, c नेगेटिव है तो लाइन सेकंड होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, थर्ड और फोर्थ के बारे में भी बात करो। अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से अगर हम देखें तो ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन सपोज ये जो थर्ड लाइन है, ये एंगल जो बना रही है थर्ड लाइन, ये एंगल बना रही है थीटा 3 और ये एंगल बना रही है थीटा 4। ध्यान से देखेंगे तो थीटा 3, थीटा 4, थीटा 3 और थीटा 4 क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब tan जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, tan जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेस देन 0 होती है। सो वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि लाइन कौन सी होगी, थर्ड या फोर्थ। कौन सी लाइन होगी, थर्ड या फोर्थ। अब हम क्या देखेंगे, c, अब हम क्या देखेंगे, c किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। if c पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव है, अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो आपकी लाइन कौन सी होगी, लाइन होगी आपकी थर्ड लाइन होगी आपकी। if c आपका नेगेटिव है, अगर आपका c नेगेटिव है, c मतलब y इंटरसेप्ट मतलब कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये आया, अगर c नेगेटिव है, अगर c नेगेटिव है, जैसे यहां कट कर रहा है c नेगेटिव है तो लाइन आपकी होगी 4। तो मेरे हिसाब से बच्चों स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशन होती है, वो सारी हम याद नहीं रखेंगे। एक आपकी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, एक आपकी ये हमने जो बताई ये स्लोप फॉर्म है, एक और फॉर्म
इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाएंगे। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है तो आप कैसे ग्राफ बनेंगे ये मैंने क्यों सिखाया। जिस टाइम पे हम आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स डायनामिक्स उस टाइम पे आपको ग्राफ बनाने होंगे, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। जैसे सपोज मुझे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ कार, इसमें आपके पास वेलोसिटी of a car changes as v is equal to 2t plus 1 ऐसे चेंज हो रही है। सो कौन सा ग्राफ इसका सही है? ऑप्शन ए v is equal to 2t plus 1, ऑप्शन बी v is equal to 2t plus 1, v is equal to 2t plus 1। v और t का कौन सा ग्राफ सही होगा? v और t का कौन सा ग्राफ सही होगा? ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, सी डी कौन सा ग्राफ सही होगा? ध्यान से देखेंगे आप। v is equal to 2t plus 1, v is equal to 2t plus 1। अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ मकसद हमने ग्राफ बनाया v और t के बीच में। किसके बीच में बनाया? v और t के बीच में, v और t के बीच में। अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं हम तो हमें जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम देखते हैं तो ये तो आपका हो गया सपोज y, ये आपका हो गया सपोज y, ये आपका हो गया m, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका c। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ m क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब tan थीटा आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये यहाँ मिलता है, तो थीटा आपका 90 से छोटा है, इसमें 90 से छोटा है, इसमें 90 से बड़ा है, इसमें भी 90 से छोटा है। लेकिन एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, इसका मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा राइट बी। अगर हम सी की बात करें तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे आपका 0,1। इस वाई इंटरसेप्ट कैसा है? 1 है। तो यहां से आपको पता चल गया कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स बिकॉज़ इट इज यूज्ड इन फिजिक्स एवरीवेयर थ्रूआउट ऑल फिजिक्स 11th क्लास एंड 12th क्लास। Whenever you study physics you will find calculus, differentiation and integration। ठीक है, सो differentiation and integration फिजिक्स के अंदर आपको आना जरूरी है। तो सो हम ये सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो टॉपिक डालेंगे बच्चों कैलकुलस। कैलकुलस को हम दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, एक हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हमें बताएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज, और हम कह सकते हैं बताएगा रेट ऑफ चेंज। क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज। इसका काम होता है ब्रेक करना, इसका काम होता है चीजों को ब्रेक करना। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का काम होगा हमें ये बताएगा कि हाउ टू इंटीग्रेट
आपके पास सपोज ये बोर्ड है, आपके पास सपोज ये बोर्ड है, मुझे बोर्ड का इतना सा पार्ट, ये एकदम छोटा सा, एकदम इतना से पार्ट, इस पार्ट का मुझे एरिया पता है। हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट बोर्ड? सो वी यूज इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना। सो आप टॉपिक डालेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। सो टॉपिक डालेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। टॉपिक डालेंगे आप डिफरेंशियल कैलकुलस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। टॉपिक डालेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। बच्चों नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर भी हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। सो लिखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस? टू स्टडी the nature, to study the nature। नेचर किसका? किसी भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसा नेचर है, ठीक है। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कैसा ये इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हम पढ़ेंगे इंक्रीज, कैसे फंक्शन को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। जैसे सपोज हमारे पास एक बाइक है, हमारे पास एक बाइक है, उस बाइक के अंदर बाइक को हम चला रहे हैं, बाइक को हम चला रहे हैं और बाइक की स्पीड को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, यानी कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है और टाइम के साथ उस गाड़ी की स्पीड में चेंज आ रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन में चेंज आ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यानी कि यहां हम देखते हैं क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सिंपली, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर जो हमारा पर्पस होता है वो है to study the amount of variation of a quantity which depends on another independent quantity। यानी कहने का मतलब आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका कैसा है, सपोज आपके पास x है जो इंडिपेंडेंट है, x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो x जो है y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x पे। इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा, x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा, x चेंज होगा तो y में चेंज आएगा। सो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिफरेंशिएशन हमें ये बताएगा कि किस तरीके से, डिफरेंशिएशन हमें ये बताएगा कि किस तरीके से y चेंज होगा x के साथ। x के बढ़ने पर y बढ़ेगा, x के बढ़ने पर y घटेगा, x के बढ़ने पर y कांस्टेंट रहेगा, या x के घटने पर पहले y बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा फिर घटेगा, या x के बढ़ने पर y बढ़ेगा एंड देन घटेगा। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये हमें कौन बताता है? डिफरेंशियल कैलकुलस बताती है, ठीक है। चलो ठीक है, हम डिफरेंशियल कैलकुलस को समझिए तो हमें ये पता चलता है कि हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो हम ग्राफ का नेचर पढ़ते हैं, डिक्रीज है या इंक्रीज है, या फिर हम ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो जाती है, उसका उस क्वांटिटी से कैसा रिलेशन है। सो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ, अगर ध्यान से देखें, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, इस तरीके से ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये पॉइंट हमने लिया P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, ये पॉइंट हमने लिया Q, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2,
y2 दोनों पॉइंट आ गए आपके पास, ठीक है। इसको इससे मिला दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो ये डिस्टेंस अभी हम निकाली डेल्टा x होगी और ये डिस्टेंस डेल्टा y होगी, ये डिस्टेंस डेल्टा y होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लेट्स सी इट मींस when x is changes from x to x1 to x2, x is changes from x1 to x2, इसको मैं लिख देता हूँ x plus del x, तो y चेंज रहेगा y plus del y, y plus del y, इसको x y कर दें, कोई दिक्कत नहीं। सो चेंज कितना है? x में हमने चेंज किया, x में हमने कितना चेंज किया? x में हमने डेल्टा x चेंज किया, तो y में कितना चेंज आया? डेल्टा y चेंज आया। सो द rate of average change या average rate of change, ऐसे भी लिख सकते हैं, average rate of change की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं del y upon del x, ठीक है। चेंज इन y, del y क्या है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम, ठीक है। अगर हम रेट बोल रहे हैं तो मतलब टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, चेंज इन y और चेंज इन x, ठीक है। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, del y का मतलब हो जाएगा आपका del y अपॉन del x। याद करो बच्चों, ये क्या थी? ये आपकी थी स्लोप, सो tan थीटा इक्वल टू del y अपॉन del x, यहाँ मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट P है, सो ये PQ tan थीटा क्या है? इट इज द स्लोप ऑफ PQ लाइन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज थी, ये कैसी चेंज थी? एवरेज रेट ऑफ चेंज थी। अब हम यहाँ थोड़ा सा अजम्पशन लगाते हैं। क्या अजम्पशन लगाते हैं? इधर ध्यान से देखेंगे। मैं कहता हूं कि डेल्टा x जो है टेंड्स टू 0 है, डेल्टा x इज ऑलमोस्ट 0, डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली 0। अगर डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली 0 होगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इधर ध्यान देंगे, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। सो P पॉइंट इधर गया, Q इधर आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहां पहुंच जाएंगे। P और Q दोनों सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, P और Q दोनों सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा। तो मैं यहां ये कह रहा हूं, ये आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज था, डेल्टा x को मैंने टेंड्स टू 0 किया। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 del y upon del x, ठीक है। सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 del y upon del x, it is converted into dy upon dx, it is converted into dy upon dx, it is called differentiation, DION of y with respect to x, इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन, इसे बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होगी ये? इंस्टेंटेनियस, क्या होगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? उसमें डेल्टा x को 0 कर दिया, यानी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कितनी होगी? दैट इज dy upon dx। इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, differentiation of y with respect to x. This is the basic of differentiation, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर, नेक्स्ट क्लास